Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are safe and sound there. This is Miss Aiman Sahar, your science teacher. Alhamdulillah, we have completed our first term and second term successfully. So now we are going to start our third semester, and our third semester contains total 4 units. Our first unit of the semester is given on page number 16. So please open your books, page number 16, unit number 2, reproduction in living things. रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स का मतलब होता है जानवरों में पैदाइश या जानवरों की पैदावार। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिविंग थिंग्स क्रिएट न्यू लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड, दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बेसिकली कहते किसे हैं? लिविंग थिंग्स जो हमारे जानदार होते हैं वो अपनी तरह के नए लिविंग थिंग्स मतलब अपनी तरह के नए जानदारों को पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात करें तो कुछ जानवर हमारे पास ऐसे हैं जो अंडे देते हैं और कुछ जानवर हमारे पास ऐसे हैं जो बेबीज़ को बर्थ करते हैं मतलब बच्चे देते हैं। तो अंडे देने वाले एनिमल्स में हमारे पास होंगे बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स। ये सब वो हैं जो अंडे देते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चे देने वाले एनिमल्स की तो हमारे पास जैसे कि डॉग्स, कैट्स, काउस और शीप्स वगैरह हैं। ये बेबीज़ को बर्थ करते हैं और इनके जो बेबीज़ होते हैं वो अपनी माँ के दूध पे फीड करते हैं मतलब अपनी माँ के दूध पे पलते हैं, अपनी माँ का दूध पीते हैं। अगर हम अंडे देने वाले एनिमल्स की बात करें तो उनके जो अंडे होते हैं उनके अंदर से वो बेबीज़ निकलते हैं, हैच आउट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो भी ग्रो होते हैं जब तक उनके पेरेंट्स उनकी देखभाल करते हैं, जब तक उनके बच्चे खुद से खाने पीने के काबिल ना हो जाए। इसी तरीके से जो बच्चे देते हैं एनिमल्स उनका भी यही है, जब तक उनके पेरेंट्स उन बेबीज़ की देखभाल करते हैं जब तक वो बच्चे बड़े ना हो जाएं और जब तक वो खुद से खाने पीने के काबिल ना हो जाए। तो सबसे पहले हमारे पास रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज पेज नंबर 17 पर। तो अगर हम रिप्रोडक्शन इन बटरफ्लाइज की बात करें तो एक तरीके से लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की कि बटरफ्लाई की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। The female butterfly lays hundreds of eggs on the underside of the leaves of the plants। जो फीमेल बटरफ्लाई होती है ये तो आपको पता ही होगा, जो फीमेल जेंडर होता है वही हमेशा बेबीज़ को या एग्स को ले करता है या बेबीज़ को बर्थ करता है। तो इसी तरीके से जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो लीव के अंडर साइड वाले हिस्से पे मतलब अंदर वाले हिस्से पे अंडे देती है और उसके अंडों की तादाद होती है 100 से अबव मतलब 100 से ज़ायद अंडे होते हैं। आफ्टर अ वीक स्मॉल लार्वाई कॉल्ड कैटरपिलर्स हैच फ्रॉम द एग्स। एक हफ्ते बाद छोटे छोटे से लार्वाए जिनको कहते हैं कैटरपिलर्स वो उन अंडों में से हैच आउट होके निकलते हैं। जब अंडे टूटते हैं तो उनमें से वो कैटरपिलर्स निकलते हैं। दे फीड ऑन द लीव्स एंड व्हेन दे हैव रीच्ड फुल साइज ईच कैटरपिलर मूव्स टू अ ड्राई शेल्टर्ड प्लेस। तो वो उसी लीव पर अपनी नशोनुमा पाते हैं, उन्हीं लीव्स के ज़रिए वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और जब वो कैटरपिलर अपने मुकम्मल साइज़ तक पहुंच जाता है तो वो कैटरपिलर क्या करता है, अब वो कैटरपिलर किसी ड्राई और शेल्टर्ड ढकी हुई जगह पे जाना शुरू कर देता है। इट प्रोड्यूस अ थिन थ्रेड एंड फॉर्म्स अ शेल कॉल्ड अ कोकून। इसके बाद वो क्या करता है, जब वो किसी शेल्टर्ड सायेदार जगह पे और किसी ड्राई खुश्क जगह पे चला जाता है तो इसके बाद वो अपने इर्द गिर्द एक थ्रेड को फॉर्म कर लेता है जिसको शेल की सूरत में एक और अपने आप को कवर कर लेता है। इस कवर को कहते हैं कोकून। जो वो थ्रेड के ज़रिए अपने आप को कवर करता है उसको कहते हैं कोकून अपनी बॉडी के इर्द गिर्द। इनसाइड द कोकून, अब उस कोकून के अंदर क्या है, कैटरपिलर है। इनसाइड द कोकून द इंसेक्ट बिकम्स अ प्यूपा। अब कैटरपिलर उस कोकून के अंदर है तो अब उसके अंदर वो बन जाता है प्यूपा, उसके अंदर ही वो बन जाता है प्यूपा, उसके अंदर उसकी ग्रोथ होती है तो वो बन जाता है प्यूपा। While it is in the sleep-like state, changes take place in its body and a complete butterfly is formed inside it। इसके बाद क्या होता है,
वो इस सूरत में होता है जैसे कि अंदर क्या हो, वो सो रहा हो। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करके नशोनुमा पाता है, बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है। एंड आफ्टर सम टाइम अ कंप्लीट बटरफ्लाई इज़ फॉर्म्ड इनसाइड इट। और कुछ टाइम बाद एक मुकम्मल बटरफ्लाई उसमें बन जाती है। द कोकून स्प्लिट्स एंड द न्यूली फॉर्म बटरफ्लाई एमर्जेस फ्रॉम इट। इसके बाद वो कोकून जो होता है वो टूटता है और उसके अंदर से एक कंप्लीट बटरफ्लाई निकल कर उड़ जाती है। तो ये है आपकी बटरफ्लाई की रिप्रोडक्शन। अब यही बटरफ्लाई आगे जाके और अंडे देगी और इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। अब हम करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ़िश की बात। तो मछलियों में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इन मोस्ट फिश द फीमेल लेज बैचेस ऑफ एग्स इन वाटर। अगर ज़्यादातर मछलियों में क्या होता है कि फ़ीमेल जो होती हैं, फ़ीमेल मछलियाँ जो होती हैं, ज़ाहिर सी बात है फ़ीमेल मछलियाँ अंडे देंगी, तो वो फ़ीमेल मछलियाँ गुच्छों की सूरत में एग्स देती हैं। बेबी फिश कॉल्ड फ्राई बिगिन टू स्विम अबाउट एंड फीड एज सून एज दे हैच। उन अंडों में से बेबी फिशेस जिसे कहते हैं फ्राई, वो निकलते हैं और वो स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं अंडों में से, वो वैसे ही स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। द फीमेल्स ऑफ सम फिश such as the sticklebacks lay eggs in the nest in the water। अगर हम बात करें, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि स्टिकलबैक एक फ़िश है, वो क्या करती है, वो वाटर के अंदर नेस्ट, घोंसले वगैरह में प्लांट्स जो होते हैं, वाटर के जो प्लांट्स होते हैं, उधर जाके वो गुच्छों की सूरत में अंडे देते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ यही करती हैं। द मेल फिश लुक्स आफ्टर द एग्स फॉर 7 to 10 days। जो मेल फिश होती है, मतलब जो उनके अब्बू होते हैं एक तरीके से, वो क्या करते हैं, वो उन एग्स की 7 to 10 days तक देखभाल करते हैं। 7 से 10 दिनों तक उन अंडों की देखभाल करते हैं। व्हेन दे है, जैसे ही वो हैच होते हैं, द यंग फ्राई आर केप्ट इन द नेस्ट फॉर अ मंथ बिफोर दे बिगिन टू स्विम एंड फीड फ्रीली। तो क्या होता है, जैसे ही उसके अंदर से बच्चे निकलते हैं उन एग्स के अंदर से, तो वो उसी नेस्ट में रहते हैं, मतलब वो उसी घोंसले में रहते हैं। और जब तक वो स्विम करने के और खुद से खाने पीने के काबिल ना हो जाएं, वो जब तक उसी नेस्ट में रहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लग जाता है। ठीक है, तो ये थी आपके पास फिशेस की रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग्स की। तो फ्रॉग्स मतलब मेंढक। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। इन द रेनी सीजन द फीमेल फ्रॉग लेज एग्स इन अ पॉन्ड। रेनी सीजन मतलब बारिशों के सीज़न में ज़्यादातर क्या होता है, फीमेल जो वो होते हैं फ्रॉग्स, वो अंडे देती हैं पॉन्ड में, तालाब वगैरह में वो अंडे देती हैं। दीज एग्स स्टिक टू ईच अदर इन अ टाइप ऑफ जेली एंड आर कॉल्ड स्पॉन। तो इनके जो एग्स होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं एक जेली की सूरत में, जिसको कहते हैं स्पॉन। क्या कहते हैं उसको? स्पॉन कहते हैं। आफ्टर 10 days द जेली अराउंड द एग मेल्ट्स एंड अ टाइनी बेबी फ्रॉग कॉल्ड अ टैडपोल कम्स आउट। इसके बाद क्या होता है, 10 दिनों के बाद वो जो जेली होती है एग्स के गिर्द, वो मेल्ट होती है, वो पिघलती है और उसके अंदर से छोटे छोटे से फ्रॉग्स, जिनको टैडपोल कहते हैं, वो निकल जाते हैं। इट हैज़ अ हेड एंड अ टेल। इनके पास एक सर होता है और एक दुम होती है। एंड इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग, और इनका जो जिस्म होता है वो लंबा होता है। द टैडपोल अटैचेस इट्स सेल्फ टू अ वाटर वीट एंड कीप्स ऑन ग्रोइंग। जो टैडपोल होता है अपना, वो वाटर वीट पर अपने आप को अटैच कर लेता है और अपनी ग्रोथ को मतलब वो अपनी ग्रोथ उसी से हासिल करता है, वो उसी में ग्रोथ करता रहता है अपनी। गिल्स स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर 4 weeks। जो मेंढक, उनके जो गिल्स होते हैं, मतलब गलफड़े जिसे कहते हैं, वो 4 वीक्स के बाद, 4 हफ्तों के बाद वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर 6 to 9 weeks, 6 से 9 हफ्तों बाद लेग्स बिगिन टू अपीयर। उनके पैर आना शुरू हो जाते हैं, उनके टैडपोल के पैर आना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर 3 months द टैडपोल चेंजेस इनटू अ कंप्लीट फ्रॉग। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 months के बाद वो जो टैडपोल होता है वो एक मुकम्मल फ्रॉग, मेंढक बन जाता है। तो ये थी आपकी फ्रॉग्स की रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन बर्ड्स की।
तो बर्ड्स मतलब परिंदे, जितने भी चरिंद परिंदे हैं बर्ड्स में सभी आ जाएंगे। तो बर्ड्स की रिप्रोडक्शन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन विच द फीमेल लेज 2 to 4 एग्स। ज़्यादातर परिंदे क्या करते हैं, ज़्यादातर परिंदे दरख्तों वगैरह पे अपने घोंसले बनाते हैं। दरख्तों के अलावा भी वो कहीं कोने कांचे में अपने बना लेते हैं घोंसले, और उन्हीं घोंसलों में वो उनकी जो फीमेल होती हैं बर्ड्स वो 2 से 4 अंडे देती हैं। ये ज़्यादा अंडे नहीं देती हैं, ये सिर्फ 2 या 4 अंडे देती हैं, 2 से 4। ईच एग्स हैज़ अ हार्ड आउटर शेल। हर एग का जो होता है, हर अंडे का एक हार्ड आउटर शेल होता है, मतलब उनका जो शेल होता है, ऊपर का जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अगर हम पैरट के एग की बात करें या तो फिर अगर हम कबूतर के एग की बात करें तो इन सब का हार्ड शेल होता है। इसी तरीके से हैन के एग की बात करें, मतलब मुर्गियों के अंडों की बात करें तो उनका भी हार्ड शेल होता है, सबका सेम होता है। द फीमेल सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म। जो फीमेल बर्ड होती है वो उन अंडों पर बैठती है, अपने घोंसले बना के उन अंडों पर बैठती है ताकि उनके जो अंडे हैं वो वार्म रहें, गर्म रहें। आफ्टर 2 to 4 weeks द एग्स हैच एंड द बेबी चिक्स इमर्ज। 2 से 4 हफ्तों बाद उन एग्स में से बेबीज़ हैच आउट होकर निकलते हैं, जिनको चिक्स कहते हैं। उनके बच्चों को कहते हैं चिक्स। छोटे छोटे से होते हैं वो निकलते हैं। दे आर कवर्ड विद स्मॉल फेदर्स। वो छोटे छोटे से उनके फेदर्स होते हैं। एंड देयर आईलेट्स आर क्लोज्ड। और उनकी जो आँखें होती हैं वो बंद होती हैं। बोथ पेरेंट्स फीड एंड look after the baby birds till they are strong enough to fly and find their own food। तो दोनों उनके जो माँ बाप होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो बच्चे बड़े ना हो जाएं और जब तक वो खुद से उड़ने के काबिल ना हो जाएं। इन सम बर्ड्स सच एज द चिकन द चिक्स कैन रन अबाउट एंड फाइंड फूड सून आफ्टर हैचिंग। कुछ बर्ड्स में क्या होता है, कुछ परिंदों में, जैसे कि चिकन वगैरह की अगर हम बात करें, मुर्गियों वगैरह की, तो उनके जो बच्चे होते हैं जब जैसे वो मतलब निकलते हैं अंडों में से, वो चिक्स होते हैं, चूज़े होते हैं, वो मतलब वो भागना दौड़ना शुरू कर देते हैं और वो खुद से अपना खाना पीना करना, जैसे बाजरा वगैरह चुगना शुरू कर देते हैं। बट दे स्टे क्लोज टू देयर मदर फॉर सम टाइम। लेकिन वो अपनी मदर के या मतलब अपने पेरेंट्स के वो करीब ही रहते हैं। अब इतने भी ज़्यादा मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल उनको छोड़ देते उनके पेरेंट्स, नहीं, वो भी उनके साथ साथ रहते हैं। अगर उनको चलना आता है लेकिन फिर भी वो उनकी केयर करते हैं जब तक वो मुकम्मल तौर पर बड़े ना हो जाएँ। तो ये थी हमारे पास बर्ड्स की रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं हम अपने रिप्रोडक्शन इन मैमल्स की। तो इन ह्यूमन एंड अदर मैमल्स द फीमेल गिव बर्थ टू बेबीज़। तो मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी शामिल होते हैं। तो मैमल्स में क्या होता है, मैमल्स में बेबीज़ बर्थ करती हैं। फीमेल जो मैमल होती है वो बेबीज़ बर्थ करती हैं, यानी बच्चे देती हैं। एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न इट बिगेन्स टू फीड ऑन इट्स मदर मिल्क। जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ के दूध पे परवरिश पाता है, वो अपने माँ के दूध को पीता है। बोथ पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबी। दोनों पेरेंट्स उसकी देखभाल करते हैं। व्हेन द यंग एनिमल आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइंड देयर ओन फूड दे लीव देयर पेरेंट्स। मतलब जब जैसे ही एनिमल वो बड़ा होता है तो वो जैसे ही खाने पीने के खुद से काबिल हो जाता है वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाता है। लेकिन अगर हम इन मैमल्स में ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जब ह्यूमन बींग्स में जो पेरेंट्स होते हैं वो जब तक अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, जब तक वो बड़ा भी नहीं हो जाता, वो हमेशा अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो जाए, चाहे वो बुढ़ा हो जाए। तो ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स में यही होता है कि वो बच्चों को छोड़ देते हैं अपने, जैसे उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, हम बड़े भी हो जाएं लेकिन हम उनके लिए हमेशा बच्चे ही रहेंगे। वो हमारी वैसे ही देखभाल करते हैं जैसे वो हमारी बचपन में देखभाल करते थे। तो ये है हमारी रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। उम्मीद है कि आपको ये सारी रिप्रोडक्शन समझ में आ गई होगी। चलें आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जाहिर सी बात है, प्लांट्स भी हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं तो इनमें भी रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फूल वाले पौधे। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स विच प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर फ्रूट्स होते हैं, मतलब फल भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं। उन फ्रूट्स के अंदर उनके बीज वगैरह भी होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स। जो नए पौधे होते हैं वो इन्हीं सीड्स के ज़रिए ग्रो होते हैं। देयर आर 1000 ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन द वर्ल्ड।
हमारी दुनिया में 1000 किस्म के, 1000 से ज़ायद ही फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अलग अलग किस्म के। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से क्या मुराद है, पॉलिनेशन का क्या मतलब है, इसको अब हम पढ़ते हैं। पॉलिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं मेल एंथर के, वो फीमेल के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन 3 चीज़ों के ज़रिए हो सकती है, मतलब इंसेक्ट्स के ज़रिए हो सकती है, विंड मतलब हवा वगैरह के ज़रिए हो सकती है, या पानी के ज़रिए हो सकती है। तो अब हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो जब कोई इंसेक्ट किसी फ्लावर पे जाके बैठता है, द पॉलन स्टिक्स टू इट्स विंग्स एंड लेग्स, मतलब शहद की मक्खियाँ ज़्यादातर फ्लावर्स वगैरह पे बैठती हैं और इन्हीं के ज़रिए पॉलिनेशन ज़्यादातर होती है, अमूमन उन्हीं के ज़रिए होती है। तो जब वो जाके उस फ्लावर पे बैठती हैं तो उनके जो पैर होते हैं उन पे, या विंग्स होते हैं उन पे, वो जो पॉलन्स होते हैं फ्लावर के, वो उस पर चिपक जाते हैं। When it sits on another flower, the pollen sticking to its body stick to the stigma of that flower। तो जब वो वहाँ से फ्लाई हो जाती हैं, मतलब जब वो वहाँ से उड़ जाती हैं और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती हैं, तो उनके जो पैरों पे या उनके विंग्स पे जो पॉलन लगे होते हैं वो जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जब स्टिक हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन अगर व्हेन द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर इज टेकन टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो पॉलिनेशन इसी सूरत में होती है जब एक फ्लावर के पॉलन दूसरे के जाके स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन। तो इसके बाद हमारे पास पॉलिनेशन के बाद फ़ौरन बाद हमारे पास फ्लावर में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो क्या प्रोसेस होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि सिंपल अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजेशन में जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा जो होते हैं वो मेन किरदार अदा करते हैं, वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी न्यू सीड की ग्रोथ के लिए, या इसी के ज़रिए, इसी प्रोसेस के ज़रिए न्यू सीड्स ग्रो होते हैं, जिसके ज़रिए फिर न्यू फ्रूट्स या न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस बहुत ज़्यादा मेन है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब इस पॉलन ग्रेन्स जाके स्टिग्मा पर स्टिक हो जाते हैं तो एक थिन ट्यूब वहाँ से ग्रो होना शुरू हो जाती है। दिस ट्यूब इज़ कॉल्ड द पॉलन ट्यूब। तो इस ट्यूब को कहते हैं पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब क्या होता है, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल इनटू द ओव्यूल इन दी ओवरी। तो ये जो पॉलन ट्यूब होती है कहाँ पे ग्रो होती है, स्टाइल के ज़रिए ग्रो होना शुरू हो जाती है ओव्यूल के अंदर, जो ओवरी होता है उसके ज़रिए। जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम में ओवरी, उसके अंदर जो ओव्यूल के अंदर जो ये ओवरी है, इसके ज़रिए ये ग्रो होना शुरू हो जाती है पॉलन ट्यूब। इट कैरीज द मेल सेल विच ज्वाइंस विद द फीमेल सेल ऑफ द ओव्यूल। इसी ट्यूब के ज़रिए मेल सेल और फीमेल सेल्स आपस में ज्वाइन होते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो इसी के ज़रिए फिर न्यू सीड्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इसके बाद जो ओव्यूल होता है वो एक न्यू सीड में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर इन दोनों प्रोसेस के बाद, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद, सीड्स और फ्रूट्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो इसके ज़रिए हमें सीड्स और फ्रूट्स मिलते हैं और फिर इनके सीड्स के ज़रिए, इन्हीं फ्रूट्स के सीड्स के ज़रिए फिर न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं और उन प्लांट्स के ज़रिए हमें न्यू फ्रूट्स और सीड्स मिलते हैं। तो ये एक कुदरत का कानून है, मतलब एक कुदरत का ये लाइफ साइकिल है जो चलती रहती है। ये रिप्रोडक्शन चलती रहती है, कभी ना ख़त्म होने वाली रिप्रोडक्शन नहीं है, जो एनिमल्स, मैमल्स, प्लांट्स सब में हो रही है और कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ अ सीड की। तो जर्मिनेशन कहते किसे हैं, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। When a seed is sown in the ground and watered, it begins to grow. This process is called germination. जब हम किसी भी बीज को, सीड कहते हैं बीज को, तो अगर हम किसी बीज को ज़मीन के अंदर दबाते हैं और फिर उसको पानी वगैरह देते हैं, उसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है, वो जो सीड होता है वो
ग्रो होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? जर्मिनेशन। तो हमारे पास जर्मिनेशन की भी दो काइंड्स होती हैं, एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन और एक होती है इपिजियल जर्मिनेशन। अगर हम हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात करें तो ये वो जर्मिनेशन होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन से ऊपर की जानिब ग्रो होना शुरू करते हैं। अगर हम मैंगो के ट्री की बात करें, या हम पाइनएप्पल के ट्री की बात करें, या हम एप्पल के ट्री की बात करें, तो इनके जो दरख्त होते हैं, इनके जो पेड़ होते हैं वो ऊपर होते हैं, ज़मीन से ऊपर होते हैं, जिसके बाद हम वो फल वगैरह हम तोड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम एपीजियल जर्मिनेशन की बात करें तो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही ग्रो होते हैं, इनके जो रूट्स होते हैं वो भी ज़मीन के अंदर होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पोटैटो के प्लांट की, या अगर हम बात करें जिंजर के प्लांट की, या अगर हम कैरेट के प्लांट की बात करें, तो इनके प्लांट्स भी अंदर होते हैं ग्रो, और इसके अलावा और इनके रूट्स भी अंदर ही होते हैं, जिसके बाद हम ज़मीन खोद के हम वो फल या वो सब्ज़ियाँ वगैरह वो हम निकालते हैं। तो ये दो टाइप्स की जर्मिनेशन होती है हमारे पास, एक हाइपोजियल जर्मिनेशन और एक इपिजियल जर्मिनेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स का चैप्टर। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी इसका काम आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को थर्ड टर्म का टाइटल पेज बनाना होगा, इसके बाद आपको सिलेबस बनाना होगा थर्ड टर्म का अपनी कॉपीज़ में, इसके बाद आपको चैप्टर का टाइटल पेज बना के अपना चैप्टर स्टार्ट करना होगा, और इसका काम बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करना होगा। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।